हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो जैसा कि अभी आपने रिसेंटली जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ज्ञानवापी मस्जिद केस में अपना ऑर्डर पास करा, जिसमें उन्होंने O7 R11 के बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये O7 R11 बेसिकली है क्या। तो अगर आप देखें O7 R11 का मतलब है ऑर्डर 7 रूल 11, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 का है। तो O7 R11 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। एक्चुअली इस केस में कोर्ट ने डिसमिस कर दी एप्लीकेशन जो कि अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने फाइल करी थी, ठीक है ना। कि उन्होंने क्या कहा था कि जो सूट फाइल करा गया था 5 विमेन के द्वारा, कि वो चाहती थी कि उन्हें वर्शिप का अधिकार मिले विद इन द ज्ञानवापी मस्जिद प्रेमाइसिस के अंदर पूरे साल। तो मस्जिद कमेटी ने ये कहा था कि जो 5 हिंदू विमेन का जो प्लेंट है उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के। तो कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और प्लेंट फाइल करने की परमिशन उन 5 हिंदू विमेन को दी। अब हम ये समझते हैं कि प्लेंट कब रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप सबसे पहले प्लेंट ही देखें क्या होता है, तो वो आपके जो CPC है उसमें डिफाइन ही नहीं करा गया है। लेकिन जो प्लेंट होता है एक स्टेटमेंट होता है क्लेम का, एक डॉक्यूमेंट का या एक मेमोरियल बाय द प्रेजेंटेशन, जिससे कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करा जाता है। तो इसके अंदर ग्राउंड्स होते हैं जो कि कोर्ट को असिस्ट करते हैं कि किस तरीके से प्लेंट जो है वो लाया जा रहा है। ये एक प्लीडिंग है प्लेंटिफ के द्वारा। सिंपल सा आप अगर आप समझें प्लेंट क्या होता है, तो ये वाद पत्र इसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या है, प्लेंट को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, जो भी वो कोर्ट से चाह रहा है कि इस इशू के अंदर हो, तो वो चीज़ें, जो स्टेटमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो वो लिख के सबमिट करता है कोर्ट में, उसी को प्लेंट कहते हैं। अब जो ऑर्डर 7 रूल 11 है CPC का, वो बात करता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कब कब हो सकता है। तो अब हम उसको देखते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वेयर प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। तो इफ द प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन, द कोर्ट विल रिजेक्ट इट, ठीक है। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो प्लेंट फाइल करी गई है प्लेंटिफ के द्वारा वो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बता रही है कि भाई आपने जो प्लेंट फाइल करी है क्यों फाइल करी है, ठीक है, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन जो प्लेंट रिजेक्ट करी जा रही है इस ग्राउंड पर, तो कोर्ट जो है सिर्फ प्लेंट को देखेगी और किसी चीज को नहीं। ये नहीं कि अभी उसमें एविडेंस देख ले, वो और कुछ देख ले, नहीं, पहले वो प्लेंट ही देखेगी। अगर उसे लगेगा कि इसमें कोई भी जो कॉज ऑफ एक्शन है उसको नहीं डिस्क्लोज कराया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, तो उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। कभी भी प्लेंट का एक पार्ट रिजेक्ट नहीं करा जाता, हमेशा प्लेंट एज अ होल पूरी तरीके से ही रिजेक्ट करी जाती है। इसमें सेकंड पॉइंट देखें तो वो ये है कि वेयर रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। जो रिलीफ क्लेम करी जा रही है प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल करने से, वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो वेयर द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ इज अंडर वैल्यूड एंड द वैल्यूएशन इज नॉट करेक्टेड विद इन द टाइम फिक्स और एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। तो अगर जो प्लेंट जो रिलीफ चाह रहा है वो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, या फिर उसकी वैल्यूएशन जो है वो सही नहीं करी जा रही है, जो भी कोर्ट ने एक टाइम फिक्स करा है या एक्सटेंड कर दे कि ठीक है साहब आप इतने टाइम में वैल्यू सही सही हमें बता दीजिए, तो प्लेंट जो है उसकी रिजेक्ट मान ली जाएगी। जो भी रिलीफ चाहते हैं उसकी आपको सही सही वैल्यूएशन कोर्ट में बतानी पड़ेगी। जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह है कि वेयर प्लेंट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। तो कई बार क्या होता है, जो प्लेंटिफ जो रिलीफ चाह रहा है उसमें उसने क्या करा है कि प्लेंट जो है वो तो प्रॉपर्ली उसमें वैल्यू कर दी कि हाँ ठीक है इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जो प्लेंट जो लिखा जा रहा है वो पेपर पे लिखा जाता है और उसमें जो स्टैम्प है वो इनसफिशिएंट है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, और जो प्लेंट है वो रिक्विजिट कोर्ट फीस पे नहीं कर पा रहा है, जो भी कोर्ट ने टाइम फिक्स करा है, या अगर कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया तो भी नहीं पे कर पा रहा है। तो इस ऐसे केस में भी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया और उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में जो प्लेंटिफ है उसने फीस पे कर दी, तो फिर क्या होगा, तो जो भी सूट या जो भी अपील करी जाएगी वो ये माना जाएगा कि उसने विद इन टाइम पीरियड में अपनी इस फीस को पे कर दिया है और उसको क्या करा जाएगा, मान लिया जाएगा, ठीक है। ये जो हमने देखा था ये मनन लाल वर्सेस छोटका बीबी केस 1970 में हमने इसे समझा था। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि वेयर सूट इज बार्ड बाय लॉ। तो कई बार क्या होता है कि अगर जो लॉ के थ्रू ही किसी भी सूट में हम क्या है अपना प्लेंट जो है नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे किसी भी केस में भी जो आपका प्लेंट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई क्लेम लिया जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा
और वो प्लेंट ला रहा है, लेकिन ऐसी प्लेंट जो है वो लिमिटेशन के थ्रू बार्ड है, आप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी प्लेंट नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे केस में प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसको हमने गंगप्पा गुरु पदप्पा वर्सेस रचावा AIR 1971 केस में। अच्छा, और ये कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो सू मोटो भी खुद से भी देख सकती है कि जो सूट फाइल करा गया है वो बार्ड भी है किसी लॉ के द्वारा या नहीं है, कोर्ट के पास भी ये पावर है। फिफ्थ पॉइंट है वेयर प्लेंट इज नॉट इन डुप्लीकेट। तो ये जो प्लेंट फाइल करी जा रही है ये डुप्लीकेट होनी भी ज़रूरी है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी जाती है तो भी प्लेंट जो है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब कि उसकी एक कॉपी भी होनी चाहिए, फोटो कॉपी। सिक्स्थ अगर इसमें पॉइंट हम देखें तो वेयर देयर इज नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो अगर प्लेंटिफ जो है वो रूल 9 के अकॉर्डिंगली जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल नहीं करता है तो भी जो आपकी प्लेंट है उसे रिजेक्ट करा जा सकता है, ठीक है। और ये जो रूल 11 में जो भी दे रखे हैं ग्राउंड्स वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है ना, वो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं ग्राउंड्स पर सिर्फ आपकी रिजेक्ट करी जाएगी प्लेंट, उनके अलावा भी जो और ग्राउंड्स हो सकते हैं उन पे भी आपकी जो प्लेंट है उन्हें रिजेक्ट करा जा सकता है। अगर जो कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्लेंट फाइल करी गई है वो वेक्सेशियस है या मेरिटलेस है या फिर क्लियर राइट नहीं है उसमें सू करने का, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही, तो कोर्ट ऐसी प्लेंट्स को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो ये जो आपके ग्राउंड है वो शो होना चाहिए, ठीक है ना, आप क्यों फाइल कर रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे ही फालतू कुछ भी आपने प्लेंट बना के फाइल कर दी। ये बताया गया था मेयर HK लिमिटेड वर्सेस ओनर्स एंड पार्टीज वेसल MV फॉर्च्यून एक्सप्रेस AIR 2006 के केस में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये O7 R11 अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।